वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इन मोबाइल पर। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय इतिहास पर। कल हमने देखा भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसमें हम प्राचीन भारत पर चर्चा कर रहे थे और प्राचीन भारत के पाषाण काल टॉपिक को हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पर कुछ चर्चा भी कर ली थी। देखिए पाषाण काल में हमने क्या पढ़ा था कि इसे पाषाणकालीन संस्कृति की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। इसे तीन भागों में बांटा गया था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड में क्या घटित हुआ कि मानव ने आग का आविष्कार किया और चित्रकारी प्रारंभ कर दी। मेसोलिथिक में क्या हुआ, इस काल में मानव का प्रमुख कार्य क्या था, अंतिम संस्कार करना था। फिर नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, मानव ने आवास बना लिए, खेती करना प्रारंभ कर दिया और पशुपालन प्रारंभ कर दिया। ये सब बातें हम कल पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या इस सभ्यता की जब खोज हो रही थी तो उसके प्रारंभिक नगर, जो शुरू के प्रारंभिक नगर थे, वो सभी नगर कहाँ खोजे गए, सिंधु नदी तंत्र के आसपास, सिंधु नदी तंत्र के पास खोजे गए। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से क्या है, एक है। इसकी प्रमुख विशेषता है जो है जल निकासी, वाटर ड्रेनेज, जल निकासी। वाटर ड्रेन सिस्टम इसका इतना बेस्ट है कि हम आज के टाइम में भी हमारे शहरों में हमें देखने को नहीं मिलता है। और बात करें जानकारी की कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी, कैसे मिली। देखिए ये सभ्यता थी नगरीय, नगरीय या शहरी, ठीक है। अब बात करें जानकारी की। जानकारी की बात करें तो चार्ल्स मेसन एक अंग्रेज अधिकारी था। चार्ल्स मेसन एक अंग्रेज अधिकारी था जो भारत भ्रमण के लिए आया था। इसने भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर क्या है, कोई एक सभ्यता है। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को जाकर कहा कि सर यहाँ पर कोई सभ्यता होने के चांसेस है, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, उत्खनन करना चाहिए, खुदाई करनी चाहिए। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें एक ही जवाब दिया कि हमारा काम है व्यापार करना, क्योंकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, व्यापारिक कंपनी थी। इसका एक ही काम था कि हमें यहाँ से ज्यादा क्या करना है, लाभ एब्जॉर्ब करना है, लाभ उठाना है, हमें इन लफड़ों में नहीं पड़ना है। तो चार्ल्स मेसन को इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम यहाँ पर कोई खुदाई नहीं करेंगे। यह बात है 1826 की, 1826 ईस्वी की। तो सबसे पहले जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता की किसने दी, चार्ल्स मेसन ने। कब दी, 1826 ईस्वी में। समय बीता गया और फिर एक अंग्रेज अधिकारी और आए, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने भारत का क्या किया, भ्रमण किया तो इन्हें भी लगा कि जैसे सिंध देश, सिंध प्रांत के आसपास, बलूचिस्तान जो फिलहाल पाकिस्तान में है, हमारे डिवाइडेशन होने के बाद वहां का भी उन्होंने भ्रमण किया, तो उन्हें भी लगा कि क्या होनी चाहिए, यहाँ पर एक सभ्यता दबी होनी चाहिए। फिर इन्होंने भी वही बात की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए, उन्होंने बोला यहाँ पर कोई सभ्यता दबी है, इन्हें भी मना कर दिया गया। तो ये वापस अपने काम में लग गए, इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर समय बीतता गया और बात है सन 1856 की, 1856 ईस्वी की। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल लाइन बिछाई जा रही थी और रेल लाइन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था बर्टन बंधुओं के पास। बर्टन बंधु यानी दो भाई थे, एक का नाम था जॉन बर्टन और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बर्टन बंधु, ठीक है। ये रेल लाइन बिछा रहे थे कहाँ, हड़प्पा में। तो इन्होंने रेल लाइन का जो कार्य चल रहा था तो इनकी लेबर ने क्या किया, हड़प्पा की जो ईंटें थी रेल लाइन में लगाने के लिए, काम में लेने के लिए, उन ईंटों को लाना शुरू कर दिया।
शुरू में तो इन्हें लगा कि 150 150 200 ईंटें कहीं दबी होगी, निकल रही होगी, लेकिन वो ईंटें इतनी ज्यादा संख्या में थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तब विलियम बर्टन का ध्यान गया कि यहाँ पर क्या हो सकती है, कोई प्राचीन सभ्यता होनी चाहिए। फिर वही बात, यह भी कहा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया। वहां जाने के बाद इसने बोला कि सर यहाँ पर कोई सभ्यता दबी होने के क्या है, हमारे पास सबूत है, ईंटें निकल रही है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही जवाब था कि आप अपना काम करो, इन फालतू की बातों में पंचायती मत करो। तो ये भी निराश होकर लौटा है, इसने ज्यादा कुछ नहीं किया। यह बात किसको पता चली? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को पता चला कि हड़प्पा के अंदर रेल लाइन बिछाई जा रही थी और वहां पर क्या निकल रही है, ईंटें निकल रही है। तब 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का क्या किया, सेकंड सर्वे किया। सेकंड सर्वे किया तो वहां जाकर उसने देखा कि ईंटें निकल रही है, गड्ढे खुदे हुए हैं, कुछ चीजें भी और भी निकल रही है और आसपास में और नगर भी निकल रहे हैं। सिर्फ हड़प्पा एक नहीं था, वहां पर आसपास में और भी ऐसी साइट्स थी जहां पर क्या निकल रही है, ईंटें निकल रही है, कोई वस्तुएं निकल रही है। तो ये फिर गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, फिर जाकर बोला कि सर देखिए वहां पर खुदाई हो रही है, जाने जाने में खुदाई हुई है, ईंटें निकली है, वहां पर सभ्यता है, मैं 100% श्योर हूं कि वहां पर क्या है, सभ्यता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इसकी नहीं सुनी। तो यह हताश होकर क्या कर देता है, इंग्लैंड में सीधा डायरेक्ट इंग्लैंड में कांटेक्ट करता है, इंग्लैंड से सिफारिश लाता है और सिफारिश लाकर क्या करता है, भारतीय पुरातत्व या पुरातात्विक विभाग की क्या करता है, स्थापना करता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना तो हो गई, लेकिन इस समय जो भारतीय वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने बोला अलेक्जेंडर को कि मैं तो आपके साथ हूं, आपने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना भी करवा दी, लेकिन मैं आपको फंडिंग नहीं दूंगा, आप खुदाई किससे करोगे। इसने बोला साहब कुछ तो दीजिए, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने साफ मना कर दिया। क्या कहा कि हम इस विभाग को फंडिंग नहीं देंगे। तो विभाग क्या हो गया, बंद हो गया। भारतीय पुरातात्विक विभाग की यह एक अलग ही कहानी है कि यह कभी खुला कभी बंद हुआ, कभी खुला कभी बंद हुआ। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। समय बीतता गया और भारत का वायसराय बने लॉर्ड कर्जन। कौन बने, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातात्विक विभाग को फिर से ओपन करवाया और इसका हेड नियुक्त किया जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल को, यह वही जॉन मार्शल है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया था, नामकरण किया था। जॉन मार्शल क्या है कि वो इसे जॉन मार्शल का इंटरेस्ट क्या था, इन पुरातात्विक विभागों की खोज करने, उत्खनन करने में कुछ ज्यादा ही था। तो इसने क्या किया, इस विभाग का हेड बना और हेड बनने के बाद एक इंसान थे दयाराम राय बहादुर साहनी या राय बहादुर दयाराम साहनी। इनको बोला कि आप कहां जाओ, हड़प्पा में जाओ, हड़प्पा में जाकर देखो क्या वहां सच में कोई सभ्यता है। तो दयाराम साहनी हड़प्पा में गए, वहां पर देखा और इन्होंने रिपोर्ट पॉजिटिव भेजी जॉन मार्शल को कि सर यहाँ पर सभ्यता है। तो फिर क्या हुआ, आगे इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ। इस प्रकार क्या हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, जॉन मार्शल ने। इसका सर्वेक्षण किसने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इसका नामकरण किसने रखा, जॉन मार्शल ने। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खुदाई थी जो हड़प्पा में की गई थी, वो खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और कब की थी, 1921 में। अब देखिए बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या है, इसे और किन किन नामों से पुकारा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम या उपनाम,
देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थान खोजा गया था, कौन सा था? हड़प्पा। तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। मैंने पहले ही कहा बताया था आपको कि क्या थी, नगरीय या शहरी सभ्यता थी। और इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता। सर सिंधु सरस्वती सभ्यता कैसे? देखिए बात है 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। बंटवारा हो रहा था तब हमारे नेताओं ने इस पर भारतीय पुरातात्विक विभाग पर ध्यान नहीं दिया। उनके पास और भी मसले थे कि जो ये हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, बॉर्डर डिसाइड कैसे किया जाए दो देशों का, तो इन सब में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन पार्टीशन होने के बाद इन्हें पता चला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके सारे के सारे नगर, लगभग सारे नगर कहां चले गए हैं? पाकिस्तान की साइड। और भारत के पास सिर्फ कितने नगर रहे थे? 2 नगर। ठीक है। फिर इन्होंने पुरातात्विक विभाग को आदेश दिए, भारतीय पुरातात्विक विभाग के अधिकारियों को क्या दिए? आदेश दिए कि आप और खुदाई कीजिए, कहीं ना कहीं हमें और नगर मिलेंगे। तो खुदाई की गई। खुदाई करने के बाद 100 से अधिक स्थानों को और खोजा गया। और जो नए स्थान खोजे गए थे वो स्थान कहाँ थे? सरस्वती नदी के किनारे। आप जानते ही होंगे कि सरस्वती आज के इस टाइम में क्या है? विलुप्त नदी है। लेकिन जो स्थान खोजे गए थे वो स्थान कहाँ थे? सरस्वती नदी के आसपास। जहाँ सरस्वती नदी पहले बहती थी उसी स्थान के आसपास क्या थे? ये सारे नगर थे। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये तो हो गए सिंधु घाटी सभ्यता के उपनामों के बारे में जानकारी। अब तो सर यहाँ पर जो साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों पर लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार लिखते थे? उनके लिखने का तरीका क्या था? उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की। लिपि की बात करें तो इस लिपि को बोलते हैं सर्पिलाकार। सर्पिलाकार इस प्रकार से लिखी गई। इसी को बोलते हैं ब्रुष्टोफेदन। और क्या कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक लिपि। इसमें मानव के हाव भाव से बताया गया था कि इस प्रकार कुछ होता होगा, इस प्रकार ये काम करते थे, ये काम करते थे। ये थी इनकी लिपि। इनके लिखने का तरीका क्या था? तो पहली पंक्ति थी, पहली पंक्ति को लिखते थे दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। और जो दूसरी पंक्ति थी, दूसरी पंक्ति, उस पंक्ति को लिखते थे बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। इस लिपि में 64 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया था। और सबसे ज्यादा जो चिन्ह उपयोग में लिए गए थे वो था यू आकार का चिन्ह। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या हो गई? भाव चित्रात्मक लिपि, सर्पिलाकार लिपि। और इसी सर्पिलाकार लिपि को क्या बोलते हैं? ब्रुष्टोफेदन लिपि। और पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं। और 64 प्रकार के जो चिन्ह हैं उनका उपयोग किया गया था। और सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया गया था? यू आकार का जो चिन्ह था उसका सबसे ज्यादा उपयोग किया गया था। देखिए जो यह लिपि थी सर्पिलाकार लिपि, इस लिपि को पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? कि कोई इंसान तो होगा जो इस लिपि को पढ़ने की कोशिश की थी। तो वो पहले इंसान थे बेडेन महोदय। बेडेन महोदय यह विदेशी थे। ये इन्होंने सबसे पहले क्या किया? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसे पढ़ने का प्रयास किया। तो विदेशी थे। और भारतीय थे वो थे नटवर झा। नटवर झा पहले भारतीय थे जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का जिन्होंने प्रयास किया।
लेकिन ये दोनों ही क्या रहे थे, असफल रहे थे। इन दोनों ने इस लिपि को पढ़ने में समझ नहीं पाई, ये दोनों इस लिपि को पढ़ने में असमर्थ रहे थे। तो कोई पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया, तो सर्वप्रथम पढ़ने वाले विदेशी थे बेडेन महोदय और भारतीय थे नटवर जान, लेकिन ये दोनों ही इस लिपि को समझ नहीं पाए। अब चलते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था, समय काल कितना था, कब से कब तक थी, इस बारे में। देखिए कालक्रम, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। वैसे तो हजारों साल लगे थे, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो पीक पॉइंट पढ़ते हैं, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, सिर्फ हम उसी समय को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो जो इसका कालखंड था वो क्या था, देखिए हमारे न्यू एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में इसका कालक्रम दे रखा है 2600 बीसी से 1750 बीसी तक। ये तो किस में दे रखा है, जो हमारी न्यू आरसीटी एनसीईआरटी की किताबें हैं, न्यू एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनमें क्या दे रखा है 2600 से 1900 है, 2600 से 1900 बीसी। लेकिन C4 पद्धति, कार्बन पद्धति, इस पर इससे कितना कालखंड निकाला गया है, तो वो है 2350 से 1750 बीसी। और एक मेसोपोटामिया में सारगोन अभिलेख मिलते हैं। उस अभिलेख पे भी सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड दिया गया है, और वह कालखंड कितना है 3250 से 2750 बीसी। जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, यह विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी। इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, तो देखिए तीनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा कि जो मेसोपोटामिया में सारगोन अभिलेख है उसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या है, तो वो ये रहा 3250 से 2750 बीसी। अगर पूछ ले कि C14 यानी कार्बन पद्धति से जो समय निकाला गया वो समय कितना था, ऐसे आएंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी। और अगर ये दोनों ऑप्शन में न हो तो ये एनसीईआरटी वाला क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। C14 पद्धति क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। C14 कार्बन पद्धति क्या होती है। देखिए कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु के अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 के अणु पाए जाते हैं, या नॉर्मली कहें तो कार्बन के अणु पाए जाते हैं। वो दुनिया की कोई भी वस्तु हो, सिर्फ शीशे को छोड़कर, ठीक है। तो इससे समय कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए जब कोई वस्तु क्या होगी, संजीव होगी यानी जीवित होगी, तब उसमें क्या होगा C12 बराबर रहेगा किसके, C, यानी ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के बराबर रहेंगे। किस कंडीशन में, अगर वस्तु क्या होगी, जीवित होगी। उसमें अगर मान लो कोई मर गया है या वस्तु खत्म हो गई है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद C12 तो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, न ये तो बढ़ेगा न घटेगा। लेकिन C14 है वो क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। C14 अणु क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। सर घटने लगेगा, हमें क्या पता चलेगा कि कितना घट गया है, कब घटेगा और कितना समय लगेगा घटने में, कब तक घटा था। तो देखिए C14 की जो 5750 वर्ष, 5750 वर्ष,
5750 वर्ष के बाद, सॉरी 5730 वर्ष, 5730 वर्ष के बाद C14 की जो क्वांटिटी है वो कितनी रह जाती है, आधी। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि यह वस्तु कितनी पुरानी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीजें मिली उन चीजों पर C14 पद्धति से एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्हें अंदाजा लगाया गया कि सभ्यता कितनी पुरानी हो सकती है, 2350 से 1750 से BC तक। अब बात करते हैं कि इस सभ्यता के अंदर कौन कौन से स्थल खोजे गए, कहाँ खोजे गए और उनकी खुदाई किसने की और खुदाई के अंदर क्या क्या निकला। देखिए, सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल खोजा गया था वो स्थल कौन सा था, हड़प्पा। हमने कई बार क्या कर लिया है, जिक्र कर लिया है इस बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले स्थान खोजा गया था वो स्थान कौन सा था, हड़प्पा। कब, 1921। हड़प्पा क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थान। यह कहां स्थित है, जगह पूछ ले तो मोंटगोमरी, और ये मोंटगोमरी कहां पड़ता है, फिलहाल पाकिस्तान में। देखिए, इस मोंटगोमरी का नाम वर्तमान में साहिवाल कर दिया गया है। अगर ऑप्शन में मोंटगोमरी ना आए तो क्या सही होगा, साहिवाल, और साहिवाल ना आए तो क्या सही होगा, मोंटगोमरी। और यह स्थित कहाँ है, पाकिस्तान में। और मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का हर स्थल या हर नगर किसी न किसी नदी के किनारे है स्थित है। तो यह कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे यह नगर क्या है, स्थित है। अब बात करें कि इसके अंदर क्या क्या निकला खुदाई में, इसकी खुदाई की किसने। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की थी वो मैंने आपको बताया ही था, राय बहादुर दयाराम साहनी, और इनके हेल्पर थे माधो सिंह वत्स। कब की, 1921 में। हड़प्पा की खुदाई या उत्खनन का कार्य किसने किया, दयाराम साहनी व माधो सिंह वत्स ने। अब देखिए कि खुदाई के अंदर क्या क्या निकला, कौन कौन सी वस्तुएं निकली। तो खुदाई में निकला अन्नागार यानी गोदाम बोल सकते हैं। जैसे आजकल अक्षय के गोदाम होते हैं ना, अनाज रखने के लिए जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, अन्नागार। तो ये अन्नागार क्या थे, बहुत ही विशाल थे, और कोई एक दो अन्नागार नहीं निकला था, यहां निकले थे 12 अन्नागार जो 6 की पंक्ति में थे, इस प्रकार थे। दो पंक्तियों में थे और एक पंक्ति में अन्नागार कितने थे, 6। इन्हीं अन्नागारों के पास यहां पर क्या थे, चबूतरे मिले। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि सबसे पहले इन चबूतरों पर अनाज को क्या किया था, अनाज की छंटनी की जाती थी, फिर अच्छे से पैकिंग करके इन गोदामों में अनाज को भरा जाता था। और इन्हीं चबूतरों के पास क्या मिले हैं, छोटे छोटे श्रमिक आवास, छोटे छोटे घर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों की जो साइज था वो बहुत बड़ा होता था, लेकिन यहाँ जो आवास मिले हैं वो आवास क्या थे, छोटे छोटे थे। जैसे मान लो एक कमरा हो गया, रसोई हो गई, लाइट बात हो गई, इस प्रकार से थे। तो माना जाता है कि जो यहाँ काम करने वाले श्रमिक थे वो श्रमिक कहाँ रहते थे, इन घरों में रहते थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, श्रमिक आवास। क्या क्या मिला, अन्नागार मिले, विशाल अन्नागार थे, ये 2 पंक्तियों में मिले, प्रत्येक पंक्ति में कितने थे, 6। उनके पास क्या मिले, चबूतरे, और चबूतरों के पास क्या थे, श्रमिक आवास। और क्या क्या मिला हड़प्पा में, और हड़प्पा में मिला सर कब्रिस्तान। सर कब्रिस्तान तो सभी जगह में मिलते हैं, तो इसमें क्या विशेष था। देखिए, पहले तो इस कब्रिस्तान का नाम है R37। अब इसमें बात करते हैं विशेष की। तो इस कब्रिस्तान में जितनी भी कब्रें थी, ठीक है,
उन कब्रों का डीएनए आपस में कुछ ना कुछ मैच करता है। जो इन कब्रों में जो हड्डियां मिली है, हड्डियों के अवशेष मिले हैं, उनका जो डीएनए है वो क्या करता है, सभी के साथ मैच करता है। तो ऐसा माना जाता है कि यह किसी एक समुदाय या एक परिवार का क्या है, कब्रिस्तान है। और इसी कब्रिस्तान में एक विदेशी की कब्र मिली है, विदेशी की कब्र। सर हमें क्या पता ये विदेशी की कब्र थी, इतने सालों नीचे दबी रही, हड्डियों से क्या पता चलता है। तो देखिए उत्खनन का कार्य ऐसे नहीं होता कि जैसे भी ले गए और वहां पर खोद डाला और सब कुछ निकाल लिया। उत्खनन बड़ी बारीकी से होता है। खुदाई करते समय बहुत बार तो सिर्फ ब्रश का प्रयोग करते हैं, वो ब्रश से ऊपर की लेयर को हटाते हैं। तो ये कब्र थी ना, यह कब्र थी ताबूत में। और जो अन्य कब्रें मिली थी इस कब्रिस्तान में, वो थी सीधी मिट्टी में दफनाई हुई, उनमें वो ताबूतों में नहीं थी। तो ऐसा आइडिया लगाया जाता है कि कोई यह विदेशी होगा और उनके यहाँ कोई प्रचलन होगा कि ताबूत के अंदर क्या किया जाता है, उन्हें दफनाया जाता है। तो सर ताबूत का क्या सबूत है कि देखिए माना इतना समय हो गया है, इतना समय होने के बाद वो क्या ही बचता है लकड़ी के अंदर। लेकिन जो उत्खनन कार्य मैंने अभी बताया आपको, वो ब्रुश से करते हैं। तो उन्होंने जैसे उत्खनन किया तो उन्होंने देखा कि ये इतनी दूर में ऐसे ऐसे इस टाइप में क्या है, लकड़ी है और थोड़ी 2-2.5 फुट तक क्या है, गहरी है। तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया ये क्या है, कोई लकड़ी का ताबूत है। और लकड़ी की ताबूत के अंदर दफनाया गया तो कोई ना कोई क्या होगा, विदेशी होगा। और क्या मिली है हड़प्पा से, देखिए हड़प्पा से एक मिला है स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह कैसा होता है जानते ही हो आप लोग, ये इसको क्या बोलते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह। और क्या मिला है, और मिला है एक पित्तल की इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी। यह कैसी होती थी, तो इक्का गाड़ी जैसे धातु की बनी होती थी, ऐसे 2 टायर ऊपर ऐसे कुछ धातु का बना होता था, फिर आगे ऐसे और ऐसे इस प्रकार की क्या होती थी, इक्का गाड़ी होती थी। और क्या मिला है, और मिली है श्रृंगार पेटिका, क्या, श्रृंगार पेटिका। तो देखिए आजकल तो हमारे जमाने में क्या है, अलग अलग रूम होते हैं सभी के, अलग अलग अलमीरा होती है, उसके अंदर हम सामान रखते हैं। पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था, पुराने टाइम में सिर्फ एक ही रूम में रहते थे, तो उसी में सबका सामान रहता था। तो वो अलग अलग क्या रखते थे, पेटियों में, अलग अलग डिब्बों में रखते थे, उनको क्या बोलते हैं, श्रृंगार पेटिका। आजकल भी इनका चलन है, शादी में रस्म के तौर पे देते हैं, रस्म, इसको बोलते हैं मेकअप किट। आजकल श्रृंगार पेटिका यानी मेकअप किट, रस्म के तौर पे लड़की को देते हैं, उसके अंदर मेकअप का सामान होता है थोड़ा बहुत। और क्या मिला, और मिली एक मातर देवी की मूर्ति, मातर देवी की मूर्ति, ये मिला था हड़प्पा से। हड़प्पा से क्या क्या मिला दोबारा देख लीजिए, अन्नागार मिले, अन्नागार के पास क्या मिले, चबूतरे मिले, चबूतरों के पास क्या मिले, श्रमिक आवास मिले। और क्या मिला, एक कब्रिस्तान मिला जिसका नाम R37 रखा गया, और इसमें एक विदेशी की कब्र मिली, श्रृंगार पेटिका भी मिली। और क्या मिली, इक्का गाड़ी मिली, और माता देवी की मूर्ति मिली, और स्वास्तिक का क्या मिला, चिन्ह मिला। यह तो थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। अगला जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है वो है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। इस पे हमें क्या मिले थे, खुदाई की थी, तो खुदाई करने में क्या मिले, मृतकों के टीले मिले, पहले एक मिला, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार क्या मिले, 7 लेयरों में क्या मिले, मृतकों के टीले। देखिए इसकी खुदाई किसने की, उत्खनन कार्य किसी ने तो किया होगा, वो थे राखलदास बनर्जी, राखलदास
बैनर्जी। कब की? 1921 में। अब बात करें मोहनजोदड़ो की कि यह मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है, तो कहाँ स्थित है? लरकाना जिला। लरकाना जिला यह कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सभी नगर थे वो किसी न किसी नदी के किनारे थे, तो यह भी तो किसी नदी के किनारे होगा, तो यह था सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। ये पूछ लेता है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे, याद रखना है इस बात को। यह जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, या बोल सकते हैं सबसे बड़ा क्या है? नगर है। इससे बड़ा नगर अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा नहीं गया है। अब बात करते हैं कि इस सब मोहनजोदड़ो है, यहाँ ये स्थान है, ये नगर है, इस नगर से हमें क्या क्या मिला। तो देखिए क्या मिला, वही बात जैसे हमने हड़प्पा में देखा था, अन्नागार मिले, वो इकागाटी मिली, अतर मूर्ति मिली, रेगिस्तान मिला, उसी प्रकार कुछ न कुछ तो मिला होगा। तो इसमें मिले थे विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, स्नानागार यानी बाथरूम, हाँ उसी प्रकार से। देखिए इस विशाल स्नानागार को बोलते थे ग्रेट बाथ। सर इसको ग्रेट बाथ क्यों बोलते थे, अभी बताता जाएगा। देखिए यह स्नानागार कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था? इतना बड़ा कि 39 फीट लंबा, 8 फीट गहरा, और चौड़ा कितना था? 23 फीट। 23 फीट क्या था? चौड़ा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ। देखिए माना जाता है कि यह जो ग्रेट बाथ था या स्नानागार था, इस स्नानागार का उपयोग सिर्फ धार्मिक आयोजनों के समय किया जाता था। धार्मिक आयोजनों के समय, क्योंकि धार्मिक आयोजनों के समय संख्या ज्यादा होती थी, तो एक साथ इनका किसका क्या किया जाता था? यूज किया जाता था। इसकी उत्तर दिशा में, उत्तर ये हुई, उत्तर दिशा में क्या बने थे? कपड़े बदलने या चेंज करने के लिए क्या बने थे? कक्ष बने थे। इसी के अंदर बने थे, विशाल स्नानागार के अंदर क्या थे? उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए कक्ष थे। और जो ये विशाल स्नानागार है ना, इसके अंदर किसका? बिटुमीन। बिटुमीन का क्या मिलता है? लेप मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ सर कि बिटुमीन का लेप मिला? बिटुमीन का लेप मतलब वाटरप्रूफ हो गया, इसमें जो पानी है वो खत्म नहीं होगा, वाटरप्रूफ हो गया। और वाटरप्रूफ का सबसे बड़ा उदाहरण प्राचीन समय में अगर कहीं मिलता है तो सिर्फ मोहनजोदड़ो से मिलता है और अन्य स्थान से नहीं मिलता। इसके अंदर सीढ़ियों का उल्लेख भी है। इस स्नानागार में क्या थी? सीढ़ियां थी। और जॉन मार्शल, याद है जॉन मार्शल? सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया था? नामकरण किया था। जॉन मार्शल ने इसके बारे में एक बात कही थी कि यह तात्कालिक विश्व का सबसे बड़ा क्या है? आश्चर्य है। बात भी सही है। आज भी हमारे जमाने में इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल नहीं मिलते, और उस टाइम में इतना बड़ा स्विमिंग पूल होना आश्चर्य तो है ही। तो याद रखना इसको, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज, ये तो अभी पहली चीज मोहनजोदड़ो से मिली हुई। दूसरी क्या मिली? दूसरी मिली नर्तकी की मूर्ति। सर ये नर्तकी की मूर्ति, इसमें क्या खास है? इसमें भी खास है। देखिए ये लास्ट वेक्स तकनीक से बनाई गई थी। लास्ट वेक्स तकनीक क्या होती है कि जिस प्रकार कोई सांचा है, कोई भी मान लो किसी भी आकृति का, इसे मान लो ये त्रिभुज आकार आकृति का क्या है? सांचा है। इस सांचे में क्या है? छेद है छोटा सा, और इस अंदर से ये क्या है? एकदम खाली। तो इस सांचे के अंदर कोई भी धातु पिघलाकर हम डालते हैं तो इसी आकार की बन जाती है। यह होती है लास्ट वेक्स
लोस्ट वेक्स तकनीक। ठीक है, इस तकनीक से बनाई गई थी और किसकी बनी थी? कांस्य की बनी थी। धातु कौन सी थी? कांस्य धातु। और इसमें था क्या? इसमें एक हाथ में तो देखिए उसमें बहुत सारी चूड़ियां पहन रखी थी, लगभग बताई जाती 24, और दूसरे हाथ में जो चूड़ियां पहन रखी थी वो कितनी थी? 4 ही थी। और क्या है, यह नृत्य अवस्था में है, नाचने वाली अवस्था में, तो कहा जाता है कोई इसमें नृत्य कला के भी ज्ञान था मोहनजोदड़ो के लोगों में। देखिए यह मूर्ति आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, गौर से देखना। इसके एक हाथ में क्या है? बहुत सारी चूड़ियां हैं, और दूसरे हाथ में क्या है? सिर्फ 4 चूड़ी है। और ये इसकी अवस्था क्या है? नृत्य अवस्था, यानी नाच रही है। तो यह थी हमारी नर्तकी की मूर्ति। और क्या मिले? देखिए जिस प्रकार से हड़प्पा में अन्नागार मिले थे, यहाँ कहीं गोदाम मिले थे, उसी प्रकार यहाँ भी गोदाम मिले। और ये गोदाम क्या थे? हड़प्पा से बड़े थे। जो हड़प्पा में गोदाम या अन्नागार मिले थे, उन अन्नागारों से यह क्या थे? बड़े थे। मोहनजोदड़ो में क्या मिलते हैं? कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि इन्हें कपड़े का भी ज्ञान था। और एक हाथी का कपाल, कपाल यानी सिर, क्या मिलता है? हाथी का कपाल। सर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो हाथी से जानकारी नहीं रखते थे, ये या जानकार नहीं थे, तो कैसे उन्हें पता चला कि हाथी का कपाल होगा, ऐसा होगा? तो देखिए आजकल भी क्या होता है, इंसानों के शौक होते हैं, वो क्या करते हैं? जानवरों के खाल या फिर सींग या फिर कुछ कपाल, कुछ भी है, वो अपने घरों में सजा कर रखते हैं। ऐसा हुआ होगा कि मोहनजोदड़ो के लोग कहीं बाहर गया होगा कोई इंसान, उसे इंसान को क्या मिली? हाथी की खोपड़ी यानी कपाल। तो वो यहां से वहां से उठाकर ले आया, किसके लिए? सिर्फ दिखाने के लिए, सौंदर्य के लिए। आज भी हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, लोग रखते हैं, खाल रखते हैं, शेर की खाल रखते हैं, हिरणों के सींग रखते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी कोई शौकीन होगा। और क्या मिले? और मिले घोड़े के दांत। क्या मिला है? घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। और पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपति नाथ की मूर्ति, यह कैसी थी? देख लो स्क्रीन पे, आप ही दिखाई दे रही होगी। और क्या मिली है? यहाँ जो मकान थे, वो मकान क्या थे? पक्की ईंटों के थे, कच्ची ईंटों के नहीं थे। मोहनजोदड़ो के जो मकान थे वो क्या थे? पक्की ईंटों के बने थे। सर और क्या मिला है? और मिला है एक मेसोपोटामिया की मोहर। मेसोपोटामिया की क्या मिली है? मोहर। सर इससे क्या होता है? देखिए इस मोहर मिलने से हमें आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे मोहनजोदड़ो के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। और व्यापार वो सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं था, विदेशों में भी करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया भारत का स्थान नहीं है। तो मेसोपोटामिया की मोहर मिलना क्या है? यहाँ पर क्या किसका प्रूफ है? यहाँ क्या होता था? विदेशी व्यापार भी होते थे। एक अजीब बात है और कॉमन बात भी है, बहुत जरूरी भी है। क्या है कि यहाँ पर क्या नहीं मिले? कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और लगभग जितनी भी स्थान या नगर खोजे गए सिंधु घाटी का, घाटी सभ्यता के, वहां पर मिलते हैं कब्रिस्तान, लेकिन मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इससे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ के जो मानव थे, जो इंसान थे, वो मरने के बाद सब क्या करते थे? सबको जलाते थे, दाह संस्कार करते थे। कहने का मतलब दफनाते नहीं थे। इसलिए यहाँ क्या नहीं मिले हैं? कब्रिस्तान का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यह तो थे हमारी मोहनजोदड़ो। एक बार रिपीट कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। इसका उत्खनन किसने किया? राखालदास बनर्जी ने। यह स्थित कहाँ है? लरकाना
पाकिस्तान में किस नदी के किनारे? सिंधु घाटी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे सॉरी। और इसमें क्या क्या मिला? एक विशाल स्नानागार, कितना था? 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। इसकी उत्तर दिशा में क्या है? कक्ष मिले हैं जो कपड़े चेंज करने के लिए होते थे। बिटुमिन का लेप है इसके अंदर वाटरप्रूफ करने के लिए। और क्या मिला है? कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं, नर्तकी की मूर्ति मिली है जो लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई थी। और धातु कौन सी थी? कांस्य। और कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। सड़कें या मकान थे वो क्या थे? पक्की ईंटों के बने हुए थे। हाथी का कपाल मिला है। और मेसोपोटामिया की क्या मिली है? मुहर मिली है। अब देखिए, एक पिगट नामक इतिहासकार थे या साहित्यकार थे, पिगट ने कहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहर थे, नगर थे। इसलिए इसने कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? जुड़वा राजधानी है। स्टुअर्ट पिगट ने यह कथन कहा था, याद रखना। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? जुड़वा राजधानी है। अब चलते हैं तीसरे स्थान की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया तीसरा स्थान। मैन पढ़े तो बड़े बड़े जिसमें कुछ ज्यादा मिलता है, बाकी है तो बहुत से, लेकिन उनके हम आगे लास्ट में नाम देख रहे हैं, उनके बारे में कोई खास जानकारियां है नहीं। जिसके बारे में खास जानकारी है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहली पढ़ ली हमने हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी चहुंदड़ो। 3 नंबर चहुंदड़ो। देखिए, चहुंदड़ो का उत्खनन किसने किया या उत्खनन करता? मंजूमदार। कब किया? 1931 में चहुंदड़ो का क्या किया? उत्खनन किया। किसने किया? मंजूमदार ने। यह कहां स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। चहुंदड़ो स्थित कहां है? सिंध पाकिस्तान में। यह एक औद्योगिक नगरी थी। इसमें जो खोजी की वस्तु है उसमें आगे देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है? उद्योग के भी हमें क्या हुए? साक्ष्य प्राप्त हुए। अब देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या मिला है। एक तो पहली चीज मैंने अभी बताया कि ये औद्योगिक नगरी थी, तो क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना। तो मनका बनाने का कारखाना मिला, इसीलिए हमने ये क्या कहा कि यह क्या है? औद्योगिक नगरी है। और क्या मिली है? और मिले हैं ओट्टालाली के साक्ष्य है। सर, ये ओट्टालाली क्या होती है? लिपस्टिक। अब तो समझ गए, ओट्टालाली के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। और क्या मिले? और मिला है कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हैं। पद चिन्ह कि कुत्ते द्वारा किसी बिल्ली का क्या किया जा रहा है? पीछा किया जा रहा है। कि साक्ष्य मिले। सर, हमें क्या पता कि कोई कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है? कैसे माने? तो देखिए, हुआ होगा कि उस समय कोई सड़क बन रही थी, निर्माण कार्य शुरू था। उसी निर्माण कार्य के अंतर्गत पहले कोई बिल्ली आगे गई है, फिर उसके पीछे कुत्ते के जाने के पद चिन्ह मिले हैं। और तो हमें क्या पता चलता है कि यह कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था। और क्या मिली है? सुई मिली है। सुई के साथ साथ और क्या मिला है? और मिला है भाई शीशा और गुड़िया। क्या मिला है? शीशा और गुड़िया खेलने की। बात करें चहुंदड़ो की। चहुंदड़ो का उत्खनन किसने किया? मंजूमदार ने 1931 में। कहां स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। यह एक औद्योगिक नगरी थी। अब बात करें कि खुदाई के समय हमें मिले क्या है?
एक तो गुड़िया मिली है खेलने वाली खिलौना, दूसरा शीशा, तीसरा सुई और मन के बनाने का कारखाना मिला है, होटल वाली यानी लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य मिले हैं। देखिए मैंने शुरू में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर मिले हैं या नगर खोजे गए हैं वो नगर क्या है, दुर्ग ही करता है। लेकिन यह समुद्रों के चारों तरफ दुर्ग नहीं है, यहाँ दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते, यह दुर्गीकृत स्थान नहीं है। सूत का गेंडोर कहां स्थित है भाई, हमने कल वाली क्लास में जिक्र किया था, क्या है यह सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी नहीं पश्चिमी स्थान है। तो कहां स्थित है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां है, पाक में। और नदी कौन सी है, दास्क नदी के किनारे। देखिए बात करें सूत का गेंडोर की, तो इसका उत्खनन किसने किया, इसका उत्खनन किया ओरल स्टाइन ने। ओरल स्टाइन ने। अब देखिए इसके अंदर हमें मिला क्या है, ज्यादा कोई खास चीजें नहीं मिली है। इसके अंदर मेन चीज है उसमें मिला है सिर्फ अस्थि कलश। सूत का गेंडोर कहां स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। और इसके अंदर मिला क्या है, अस्थि कलश। और इसकी उत्खनन कब किया गया था, और शाही ने उत्खनन किया था, वो किया था 1927 ईस्वी में। अब देखिए ये तो थे 4 स्थान जो पाकिस्तान में स्थित थे सिंधु घाटी सभ्यता के। पहला हड़प्पा, यह भी पाकिस्तान में। दूसरा मोहनजोदड़ो, यह भी पाकिस्तान में। तीसरा चौहदड़ो, यह भी पाकिस्तान में। और ये सूत का गेंडोर, यह भी स्थित पाकिस्तान में। अब देखते हैं भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान। पहला लोथल, कहां स्थित है भाई लोथल, लोथल है गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। ये बात ध्यान रखना कि सभी स्थल किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता की। इसका उत्खनन किसने किया था, उत्खननकर्ता कौन थे, रंगानाथ राय, रंगानाथ राय नहीं है, राव कर लेना इसको, सॉरी। कब किया था, 1954 ईस्वी में। अब बात करते हैं लोथल से हमें क्या क्या मिला है। देखिए लोथल से सबसे जो महत्वपूर्ण चीज मिलती है वो मिलता है गोदीवाड़ा यानी डार्क यार्ड, डार्क यार्ड। और सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी नगर से हमें डार्क यार्ड के साक्ष्य नहीं मिलते, सिर्फ कहां से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। और क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। और देखो लोथल के जो है ना, लोथल में क्या क्या मिला है उसके अंदर देखिए, फारस की मोहरें, चावल के साक्ष्य और फारस की मोहरें। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थान थे, एक बात ये भी ध्यान रखना, मान लीजिए इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का कोई नगर बसा हुआ है, ठीक है, उस नगर के अंदर जो घरों के दरवाजे हैं ना, वो कभी मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। मान लीजिए ये घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, ये हो गया मुख्य मार्ग। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर है, उन नगरों के जो घर है, नगरों में जो घर है, उन घरों के जो दरवाजे हैं, वो दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर कहां खुलते थे, पीछे वाली गली में। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थान है जहां पर घरों के दरवाजे कहां खुलते हैं, मेन सड़कों पे या मुख्य सड़कों पे। इस बात को भी याद रखना। अगर बात करें साक्ष्यों में और क्या मिला है, तो घोड़े की मरण मूर्ति मिली है,
घोड़े की मरण मूर्ति, और जो पत्थर की चक्की होती है ना, घरों में आजकल देखी होगी आपने, पत्थर की जो चक्की होती है, दो पार्ट होते हैं, वो क्या मिले हैं? पत्थर की चक्की के पार्ट के साक्ष्य मिले हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मसाले थे वो हाथों से पीसा करते थे, कनक अनाज हो या मसाले हो जो भी हो, क्या करते थे? हाथों से पीसा करते थे। और क्या मिले? देखिए मैंने यहाँ बताया था आपको, गोदीवाड़ा में क्या गोदीवाड़ा मिला है, यानी डार्कयार्ड मिला है। कहां? लोथल में डार्कयार्ड मिला है, तो नाव के भी साक्ष्य होंगे। और क्या मिले हैं? नाव के साक्ष्य। और मिला एक शल्य क्रिया किया हुआ, शल्य क्रिया युक्त खोपड़ी या कपाल। सर हमें क्या पता कि शल्य क्रिया की हुई होगी? देखिए शल्य क्रिया मतलब उस खोपड़ी के अंदर क्या थे? सुई के छेद थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोथल के लोग शल्य क्रिया से भी क्या थे? परिचित थे। अब चलते हैं दूसरे स्थान की ओर, धोलावीरा। दूसरा धोलावीरा, यह भी कहां स्थित है? गुजरात में। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थल थे वो स्थल सारे कहां थे? नदियों के किनारे स्थित थे। लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है, ऐसा स्थल है जो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। अब बात करें उत्खनन की, या उत्खनन किसने किया? उत्खनन करता रविंदर सिंह बिष्ट। रविंदर सिंह बिष्ट। कब किया? 1990 में। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिली है, यानी उत्खनन के दौरान मिली वस्तुएं। मिली वस्तुएं, अगर बात करें मिली वस्तुओं की, तो इसके अंदर मिले 16 जलाशयों के साक्ष्य। जलाशयों के साक्ष्य, यानी तालाब मिले हैं। तालाब मिले तो ये क्या करते थे? जल इकट्ठा करते थे। तो जल संग्रहण के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। और क्या मिलता है? स्टेडियम के साक्ष्य। एकमात्र ऐसा स्थान जहां क्या मिलते हैं? स्टेडियम के साक्ष्य। और इसी के साथ मिलता है एक सूचना पट। सूचना पट, वो भी क्या? पॉलिश किया हुआ। तो इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेडियम था तो मतलब खेल भी होते होंगे, और खेल का स्कोर लिखने के लिए क्या था? सूचना पट था, जो क्या था? कलर्ड था। ठीक है। और क्या मिलते हैं? देखिए कलश के समाधान साक्ष्य। कलश का साक्ष्य मिलता है और समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण बात हो, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक शुरू किया था, तब मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं उन स्थलों का एक विशेष चीज है, विशेष बात है। वो बात क्या थी कि दो भागों में डिवाइडेशन थे। एक तो पश्चिमी टीला, और दूसरा कौन था? पूर्वी टीला। लेकिन धोलावीरा जो स्थान खोजा गया, जो नगर खोजा गया है, वो नगर 3 भागों में विभाजित है। इसके मध्य में भी क्या है? स्थान है, या मध्य टीला बोल सकते हैं। देखिए पहले मिला पश्चिम टीला, और नगरों में क्या होता है? अन्य जो नगर थे उन्हें पहले पश्चिमी टीला मिला, या मान लो पूर्वी टीला मिला, तो सिर्फ ये 2 ही टीले मिले। इसके मध्य कोई स्थान नहीं था। लेकिन धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। इसमें पश्चिमी टीला भी था, पूर्वी टीला भी था, और बीच में भी कुछ साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ की जनता निवास करती थी। देखिए उत्खनन करता तो थे रविंदर सिंह बिष्ट धोलावीरा के। अब खोज किसने की थी? खोज की थी जगपति जोशी ने। जगपति जोशी। कब की? 1967 ईस्वी। ये बात याद रखना कि क्या उत्खनन करना कौन थे? जगपति जोशी या जगपति देव जोशी 1967। और उत्खनन करता कौन थे? रविंदर सिंह बिष्ट। और कब की गई? 1990 एंड 91। यह किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है। धोलावीरा एकमात्र स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता में जो किसी भी नदी के किनारे
स्थित नहीं है। देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस प्रकार पड़ा, सर्वेक्षण किसने किया, और इसमें जो स्थल खोजे गए थे उन स्थलों में हमें क्या क्या मिला। देखिए स्थल और भी आगे इंपॉर्टेंट 2-4 वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।